गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अभिषेक गुप्ता लेकर आया हूँ फिर से आपका टॉप 20 जीएस क्वेश्चन अलांगे जंग सीरीज का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं कि आपको कितना बेनिफिशियल आपको टॉपिक बताया जा रहा है। हर बार 20 क्वेश्चन, जिसमें 20 क्वेश्चन कहने को 20 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 80 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन की बराबरी इसमें बताया जाता है, एक्सप्लेन करके बताया जाता है एक वीडियो को। तो आप हमेशा जुड़े रहिए और अपने पढ़ाई को बूस्ट देते रहिए। सफलता कीजिएगा तो आपको हमेशा मिलेगा, आप पढ़ाई कीजिएगा तो सफलता आपके कदम में चूमेगी। ठीक है, आपके साथ करते हैं। ये हमारा एसएससी सक्सेस कोचिंग है। आप भाई एसएससी जीडी के लिए एक न्यू बैच लॉन्च की गई है, जो आपको 40 से 45 दिन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको पूरा तैयार किया जाएगा। क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, एक तरह से एसएससी जीडी का क्रैश कोर्स आपका तैयार किया गया है और इस क्रैश कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आपका आज का पहला क्वेश्चन में। आज का पहला क्वेश्चन है कि एक अधिनियम जो बच्चों के यौन हमले और यौन उत्पीड़न, अश्लीलता, साहित्य के अपराधों को बचाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना करता है। विशेष न्यायालय की स्थापना करता है, योजना करता है, पोस्को के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी पोस्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड, ये है चाइल्ड जो बचाया जाता है यौन संबंधों के लिए, उसके लिए करता है। उसका आपका ये अधिनियम 2012 में अधिनियमित किया गया था, 2012 में। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इसमें क्या होता है कि जिसे मान लीजिए 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये जनरली अधिनियम है। और इसमें क्या गया कि कोई भी अधिनियम किसी प्रकार से 18 साल से बच्चे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए, अगर उनके साथ में 18 साल से बड़े वाले लोग अगर दुर्व्यवहार करते हैं या यौन शोषण करते हैं या किसी तरह से करते हैं, तो उनको साथ में छेड़छाड़ करते हैं, उसके साथ में उसका खिलाफ में धारा चलाया जाता है, केस चलाया जाता है, कानूनी कार्रवाई चलाई जाती है और उसके लिए विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाता है। लिखा हुआ है यहाँ पे विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाती है इसके तहत। ठीक है, तो ये हमारा संविधान, ये हमारा भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है जिसने बच्चों के लिए स्पेशली प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय एथलीट सोमदेव देववर्मन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सोमदेव वर्मन हमारे भारत के फॉर्मर टेनिस खिलाड़ी है। फॉर्मर टेनिस खिलाड़ी यानी पूर्व टेनिस खिलाड़ी है, पूर्व टेनिस खिलाड़ी है हमारे भारत के। और ये इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। ठीक है, टेनिस भी दो प्रकार का होता है, एक जैसे कि ग्राउंड में खेला जाता है, ग्राउंड में बना के उसको बोलते हैं लॉन टेनिस, और जो छोटा टेबल में खेलते हैं टक टक करके उसको बोलते हैं टेबल टेनिस। ठीक है, हॉकी क्या है? हॉकी हमारा भारत का भारत का राष्ट्रीय क्या है? स्पोर्ट, राष्ट्रीय खेल है या राष्ट्रीय स्पोर्ट्स है ये हॉकी। और फुटबॉल आपको पता ही है कि भारत का लोकप्रिय खेलों में एक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सरकार का एक संसदीय रूप है जो खाली स्थान के संविधान से आधारित एक विशेषता है। यानी संसदीय रूप, यह पूछ रहा है कि भारत में जो संसदीय रूप है, संविधान में संसदीय रूप कहां से लिया गया, यानी कि संसदीय रूप का स्रोत पूछ रहा है। ठीक है, स्रोत पूछ रहा है, तो स्रोत कहां से लिया गया संसदीय रूप का? यह स्रोत लिया गया ब्रिटेन के संविधान से, यानी ब्रिटेन के संविधान से स्रोत लिया गया। जनरली यहां पे ब्रिटेन का संविधान का स्रोत हमारा देखा जाता है तो 1935 का शासन अधिनियम भी देखा जाता है। 1935 में भारत में जो 1935 में शासन अधिनियम आया था, शासन अधिनियम, उस हिसाब से हमारा यहाँ पे अपनाया गया था। यानी संसदीय रूप, यानी संसदीय रूप कहने का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, उस टाइप से संसदीय रूप होता है। अमेरिका में किस टाइप का होता है? अमेरिका में जो रूप होता है उसको बोलते हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अध्यक्षीय शासन प्रणाली, अमेरिका में जो शासन पद्धति होती है। ठीक है, अमेरिका में भी 2 हाउस होते हैं, लेकिन वहां पे का जो मुखिया होता है और प्रधानमंत्री ना होकर राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका में जैसे प्रधानमंत्री का सिस्टम नहीं है, अमेरिका में डायरेक्ट राष्ट्रपति का सिस्टम है। लेकिन हमारा ब्रिटेन में चाहे इंडिया में राष्ट्रपति की जगह पे प्रधानमंत्री का सिस्टम है। यहाँ पे प्रधानमंत्री को ज्यादा पावरफुल दिया गया है एज कंपेयर टू राष्ट्रपति को। ठीक है, और उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया से क्या है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया बोरो? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची का बोरो, समवर्ती सूची और प्रस्तावना की परिभाषा, इस टाइप से बहुत सारी चीजें यहां से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संयुक्त राज्य से जान रहे हैं आपका मूल अधिकार सबसे इंपॉर्टेंट है, मूल अधिकार, नागरिकता, इस सब से तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन। एक क्वेश्चन चलते हैं। गहरे समुद्र के जलपातीय पारिस्थितिक तंत्र को छोड़कर सूर्य पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। देखिए यहां तक क्या है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन का आपका भाग है। यानी कि ये आपका ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये है इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको बता रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन से हमें सीखने को मिलता है, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि जो सूर्य है, ये पृथ्वी पर जितना भी प्राकृतिक तंत्र है, जितना भी सोर्स है ऊर्जा का, उसका सबसे पहला स्रोत होता है सूर्य। ठीक है, तो सूर्य सबसे पहला स्रोत होता है। उसके बाद बोल रहा है सूर्य के बाद अगला स्रोत क्या आता है? तो सूर्य के बाद क्या आएगा? आदमी स्रोत होता है, पौधा का नहीं होता है।
मांसाहारी शाकाहारी ये तो स्रोत नहीं है, इसका क्या होगा? पौधा। पौधा से हमें सब कुछ मिलता है, खाना भी मिलता है पौधा से, शाकाहारी भी लोग पौधे से जिनते हैं। मांसाहारी कहने तो मांसाहारी होते हैं, लेकिन बिना पौधे के मांसाहारी हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मांसाहारी क्या होते हैं? बकरी खाते हैं, मुर्गी खाते हैं, और उन्हें वो क्या खाते हैं? अब बकरी मुर्गी क्या खाते हैं? पौधा ही खाते हैं, उनका ही कुछ अंश खाते हैं, ठीक है। तो ये सीधा डिपेंड किस पे करते हैं? तो पौधे पे। पौधों को इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? पौधों को हम लोग कहते हैं प्राथमिक खाद्य पौधों को कहा जाता है, ठीक है। जनरली इसको उत्पादक के रूप में डिनोट करते हैं, उत्पादक यानी उत्पादक के रूप में। उसी तरह से शाकाहारी हो गया जो आपका उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी भी उपभोक्ता है, और आदमी तो मांसाहारी शाकाहारी सभी है। इसका आंसर हो जाएगा पौधा। 19 क्वेश्चन में कौन सा शास्त्रीय नृत्य साधारणतया विष्णु के स्त्री रूप का कहानी को वर्णन करता है? ठीक है, इस क्वेश्चन से जानने पहले आपको एक पौराणिक कथा के बारे में बताना चाहते हैं। जैसे सागर मंथन, आपको याद होगा सागर मंथन, आप कभी बचपन में देखे होंगे टीवी में। तो सागर मंथन में दो गुट बनते हैं। एक होता है देवताओं का गुट और एक होता है असुरों का गुट, ठीक है। एक असुरों का गुट और एक होता है देवताओं का गुट। ये देवताओं का गुट और असुरों के गुट में दोनों में युद्ध होता है और सागर को मंथन किया जाता है। उस सागर के मंथन में आपका अमृत निकलता है, ठीक है। एक अमृत निकलता है, विष निकलता है। विष तो शिव जी पे आते हैं। जो अमृत निकलता है उसमें लड़ाई हो जाता है कि देवता लेगा कि असुर लेगा, ठीक है। हर जगह पे जहाँ पे अच्छा चीज देखता है वहां पे तो लड़ाई होता ही है, ठीक है। तो अमृत जो है लड़ाई हो जाता है देवता और असुर को। उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए भगवान विष्णु जी एक सुंदर लड़की का रूप लेते हैं। उसी लड़की को क्या कहा गया? सुंदर रूप का, विष्णु का रूप को मोहिनी कहा जाता है, मोहिनी। इसी रूप को मोहिनी कहा जाता है। और कोई भी लड़की को देख के लालच में आ ही जाता है। आप लोग को नहीं आना है, पढ़ाई पे फोकस करना है, लड़कियों पे नहीं, ठीक है। तो मोहिनी को देख के लालच आ जाता है, जिसकी वजह से लड़ाई होता है। फिर इसी को लड़ाई को सॉल्व करने के लिए मोहिनी रूप जो भगवान का विष्णु का रूप होते हैं वो डांस करते हैं। उसी डांस को करते के बाद साथ में आपको उसी डांस को बाद में अभी वर्तमान में कहां पे किया जा रहा है? केरल में किया जा रहा है। उसी डांस को मोहिनी अट्टम कहा जाता है। तो जो मोहिनी अट्टम है, नाम कहां से आया? मोहिनी विष्णु जी से, सागर मंथन से। ये कहानी पौराणिक कथाओं जुड़ा है। हमारा भारत का जितना भी कल्चर है सभी पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए रहते हैं। तो मोहिनी अट्टम कहां का डांस है? ये जनरली केरल का डांस है, केरल का डांस है। उसी तरह से कथक कहां का डांस है? यूपी का या उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, ठीक है। मणिपुरी मणिपुर का डांस है। सत्रिया कहां का डांस है? ये आपका असम का डांस है, ठीक है। इसका आंसर हो गया का मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों के मौसम में की स्थितियों को प्रभावित करता है? ठीक है, यहां पूछ रहा है सर्दियों के मौसम। अभी वर्तमान में सर्दियों का मौसम चल रही है। अभी कल ही हाल फिलहाल में सर्दियों में बारिश हुआ था। तो बताइए सर्दियों में जो बारिश होता है, बारिश किस वजह से होता है? सर्दियों में बारिश होता है, सर्दियों में बारिश होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ की वजह से। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होता है सर्दियों में, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? जनरली पश्चिमी विक्षोभ आपका होता है जब मध्य एशिया वाले क्षेत्रों से हवा आती है, ठंडी हवा और जो जल सहित हवा आती है, वो कहां से आती है? जनरली मध्य और पश्चिमी एशिया से होते हुए आती है। और इसका सोर्स क्या होता है? इसका सोर्स होता है भूमध्य सागर, जिसको बोलते हैं मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी सोर्स था, वहां से हवा उठती है, चक्रवात उठती है, और उसी चक्रवात के आगे बढ़ते हुए आपका इस तरह से पूरा बढ़ते हुए नॉर्थ भारत की तरफ से एंटर लेती है, नॉर्थ वेस्टर्न भारत की तरफ, अफगानिस्तान पाकिस्तान क्षेत्रों से भारत में आती है, और नॉर्थ भारत में सर्दियों में बारिश करवाने का ये कहती है। और ये जो बारिश करवाती है वो किस लिए काम आती है? रबी फसलों के लिए। तो ठंड में जो बारिश होती है उसमें रबी फसल होती है, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, इस टाइप जो फसल है उसको रबी फसल कहते हैं। और ये आपका पश्चिमी विक्षोभ करता है। और ये कहां से आती है? मध्य और पश्चिम एशिया होते हुए। और कहां से शुरुआत होता है? भूमध्य सागर से शुरुआत होता है, ठीक है। अगला चलते हैं, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियमित नहीं बन जाता जब तक कि उसे की सहमति प्राप्त नहीं होती। बताइए किसकी सहमति प्राप्त नहीं होती है? बताइए, देखिए भारत में कानून बनाने का प्रोसेस सब जानते हैं। भारत में कानून बनाना है, तो कानून बनाने के लिए क्या करते हैं? कानून बनाने के लिए क्या किया जाता है? कानून बनाने के लिए भारत मान ली संघ है, ठीक है। आपको संघ में कानून बनाना है तो संसद है, तो संसद में कानून बनाया जाता है। जनरली कहां कानून बनाया जाता है? तो संसद में। संसद में कौन से भाग होते हैं? संसद में कानून बनाने के लिए 3 भाग होते हैं। एक होता है आपका लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, और तीसरा कौन होता है? तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति। 3 मिलके जब आपका संसद बनते हैं, और संसद में बिना तीनों के परमिशन से, बिना तीनों के सहमति से कानून का निर्माण नहीं किया जाता। अगर कोई कानून आता है, विधेयक आता है, तो लोकसभा में पास होता है। अगर लोकसभा में पास होता है, अगर लोकसभा में विधेयक आया तो लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, और फिर उसके बाद दोनों में पास होने के बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति जब तक उस पर साइन नहीं करते हैं तब तक वो कानून नहीं बनता है, ठीक है। यानी कि लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, और राष्ट्रपति में साइन करेगा, तब जाके यहाँ पे
कानून बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि अधिनियमित कौन सा है, और ये कौन सा आर्टिकल में है राष्ट्रपति के साइन करने का सहमति का, ये आर्टिकल है आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 के तहत भारत के कोई भी जो भारत में कानून बनाया था उस पर, संघ द्वारा कोई भी कानून बनाया था उस पर राष्ट्रपति के द्वारा साइन होता है, तभी जाके पास होता है। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। आपको बताए थे महान्यायवादी का आर्टिकल कौन सा होता है, महान्यायवादी का आर्टिकल होता है 76, ठीक है। प्रधानमंत्री के लिए आर्टिकल कौन सा होता है 75, उपराष्ट्रपति के लिए आर्टिकल आप कमेंट करके बताइए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या। देखिए बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अल्केन, अल्कीन, अल्कीन और अल्काइन। बचपन से हम लोग ये चीज पढ़ते आ रहे हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। ये चीज तीन चीजों हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। ये तीन चीजें क्या है जनरली, ये क्या है तीनों, ये तीनों आपके हैं आपका हाइड्रोकार्बन है। ये तीनों आपको है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने वाले जो यौगिक होते हैं उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन तीन प्रकार में होते हैं, एक होता है अल्किन, अल्केन, दूसरा होता है अल्किन और तीसरा होता है अल्काइन। अल्केन में जो होता है इसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ठीक है। अल्किन का फार्मूला होता है CnH2n और अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। ये तीन फार्मूला होता है अल्केन अल्काइन का, यानी कि एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। एन का मतलब होता है। अब देखिए मान लीजिए वहां 1 बैठाएंगे तो 1 के बैठाएंगे तो C1 क्या हो जाएगा, C1 और H2 और 2 4 यानी कि 4 हो जाएगा, C1H4 यानी कि CH4। CH4 पहला एल्केन होता है, इसको कौन सा बोलते हैं, इसको बोलता है मीथेन यानी कि मीथेन गैस। उसी तरह से आगे भी बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अब यहां बता दीजिए कि जो प्रोपाइन है किसका है, अल्काइन का है। तो प्रोपाइन के लिए क्या होता है, एक के जानते हैं, एक के लिए होता है एक मीथ होता है, दूसरा क्या होता है बाई होता है, तीसरा होता है प्रोपाइन होता है। यानी कि इसका आंसर 3 है, इसमें वैल्यू 3 बैठा देंगे, कार्बन की संख्या हम 3 रखेंगे तो C3H2 तो क्या हो जाएगा C3H6 - 2 4 यानी C3H4 होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, तो कौन से युद्ध में हराया था बाबर ने पानीपत का, तो ये पानीपत का क्या था, प्रथम युद्ध था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, सबको पता है जनरली, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। पानीपत का प्रथम युद्ध ये आपका हुआ था 1526 में, 1526 में पानीपत में। पानीपत कहां पे है, पानीपत आपका हरियाणा में है, हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है पानीपत। पानीपत में हुआ था बाबर की तरफ से। बाबर कहां से आया था, बाबर आपका अफगानिस्तान वाला क्षेत्र जो आपका तुर्कमेनिस्तान वाला क्षेत्र वहां से आए थे, जनरली तुर्क लोग थे। और इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, और इन दोनों के बीच में एक भयंकर लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई में पहली बार क्या होता है, पहली बार तोप गोला का इस्तेमाल किया जाता है। तोप गोला का व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है, पहली बार तोप गोला का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इस लड़ाई में आपका सबसे पहले इब्राहिम लोदी के बारे में कहा जाता है कि युद्ध भूमि में मारा जाने वाला पहला कोई सुल्तान था तो इब्राहिम लोदी था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1526। फिर बाबर 4 सालों के लिए राज करता है, 1526, 1527, 28, 29, 30। विश्व के लगभग कितना देश वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं, ठीक है। तो वर्तमान में आज के डाटा के 2023 के डाटा के अकॉर्डिंग विश्व में भी 164 देश आपका WTO का सदस्य है, 164 देश WTO के सदस्य हैं, ठीक है। WTO का मतलब क्या हुआ, या विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये WTO का होता है 164 देश। इसका क्या हो जाएगा 164, ये तीनों नहीं है, 160 के पास पूछ रहा है, यानी कि ऑप्शन ना होने की वजह से हम करीबी वाले ऑप्शन को टिक मारते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 164 या और जो करीबी ऑप्शन है 160, ठीक है। तो WTO का स्थापना कब हुआ था, WTO का अगर स्थापना देखें तो WTO का स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। तो आपको डेट याद रखना जरूरी नहीं है, जरूरी है आपका ईयर याद रखना। तो WTO का स्थापना हुआ था 1995 में। आप बताइए 1995 से पहले क्या ट्रेड बॉडी नहीं था, यानी विश्व भर में ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, ट्रेड के लिए कानून बनाने के लिए, व्यापार कैसा होना चाहिए, सीमा शुल्क कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा देश में व्यापार करना चाहिए, कहां पे व्यापार के लिए जरूरी है, ये सब चीज को व्यापार को रेगुलेट करने के लिए संस्था विश्व लेवल पर काम की जाती है। तो 1995 में बनाए गए थे। 1995 से पहले क्या था, तो 1995 से पहले जो था उसको हम लोग बोलते थे गैट। ये क्या था, जनरल एग्रीमेंट
एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका पहले स्थापना हुआ था यूएन के साथ में 1945 में, उसी के बाद से 1995 तक चलता रहा और उसी के जगह पे गैट के जगह में नया रूप से डब्ल्यूटीओ को स्थापना किया, क्योंकि गैट का जो वैल्यू था वो बहुत कम था, उसका बाध्यकारी नहीं था, और बाद में डब्ल्यूटीओ को नया स्थापना करके जो इसका कानून है उसको बाध्यकारी बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर पुणे के बीडे वाला में लड़कियों के लिए भारत में पहले स्कूल की स्थापना। यहां पे लिखा है भारत में पहला स्कूल लड़कियों के लिए, तो लड़कियों के लिए भारत में पहला स्कूल यानी कि पहला बालिका विद्यालय, बालिका स्कूल कहां पे बनाया गया था? ये आपका पुणे में बनाया गया था। ठीक है, पुणे में। कौन बनाने वाला था? ये बनाने वाला था सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले कौन थी? ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। और ये कब बना था? ये बना था 1848 में। 1848 में बनाया गया था ये बालिकाओं को फर्स्ट गर्ल्स स्कूल। ठीक है, फर्स्ट गर्ल्स स्कूल बनाया गया था। और फर्स्ट गर्ल्स स्कूल की पहली शिक्षिका, यानी बोलते हैं कि पहली टीचर, यानी पहली, अगर क्वेश्चन भी पूछा जाए कि भारत में पहला महिला शिक्षिका को दर्जा किन्हें दिया गया, तो पहली महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फुले। पहली महिला शिक्षिका, महिला टीचर कौन थी? सावित्रीबाई फुले। और इन्होंने बाद में ज्योतिबाराव फुले के साथ में शादी किया। और ज्योतिबाराव फुले किस लिए फेमस है? इन फेमस है सत्य शोधक समाज के लिए, सत्य शोधक समाज के लिए। ठीक है, और ये दलितों के लिए काम करता था। जनरली महाराष्ट्र में जितने भी दलित वर्ग थे उनके लिए, सामाजिक उत्थान के लिए उनके कार्य करते थे। और उनके साथ देने वाले सावित्रीबाई फुले थे। ये मेनली जो स्कूल था पहला दलितों के लिए था, बाद में सभी के लिए ओपन किया गया। और सभी के लिए ओपन करके महिलाओं के लिए अलग से शिक्षा दिया गया, महिलाओं के लिए अच्छा दिया गया। ठीक है, बाद में फिर एनी बेसेंट के द्वारा महिला कॉलेज का, मतलब कॉलेज का, हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया जाता है 1898 ईस्वी में, जो आज के टाइम पे बीएचयू के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा से रिपीट करते आया है। हरित क्रांति के जनक वो कौन थे? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक माना जाता है। हरित क्रांति कब आया था? जनरली 1966-67 में हरित क्रांति भारत में दस्तक दिया। ठीक है, सलीम अली कौन थे? सलीम अली आपका बर्डमैन के नाम से जाना जाता है। बर्डमैन है, बैडमैन मत समझ लेना। ठीक है, बर्डमैन हो गया, क्या होता है इसको? पक्षी विज्ञानी। ठीक है, तो भारत में पक्षियों के बारे में आवाज उठाने वाले पहला इंसान थे सलीम अली। और इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के चलते भारत में पहला पक्षी अभयारण्य बनाया गया, सलीम अली नेशनल पार्क। ये कहां पे? ये आपका हरियाणा में है। सलीम अली नेशनल पार्क हरियाणा में है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी इसको बोलते हैं, बर्ड सेंचुरी। ये आपका हरियाणा में है। ठीक है, पीसी महालनोबिस कौन थे? पीसी महालनोबिस पहले सांख्यिकी विद्वान थे। सांख्यिकी के रूप में पहले विद्वान थे। पहले सांख्यिकी विद्वान थे। और इन्हीं के जन्म पे 29 जून को हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस। सांख्यिकी क्या है? आप लोग हमेशा पढ़ते आ रहे होंगे। सांख्यिकी क्या होता है? सांख्यिकी जिसको स्टैटिक्स कहते हैं, स्टैट्स कहते हैं, जैसे मीन, मीडियन, मोड, ये सब क्या है? सांख्यिकी में आता है। ये पहले थे। और इन्हीं में आपका जान रहे कि जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना चलाया जा रहा था, इनका ही मॉडल था दूसरा पंचवर्षीय का। पहला था हेराल्ड डोमर और दूसरा था पीसी महालनोबिस मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसका क्या आंसर हो जाएगा? एमएस स्वामीनाथन। ऑप्शन था ना ये। मेघनाथ साहा कौन थे? ये इंडियन फिजिकल सोसाइटी के अध्यक्ष, इंडियन फिजिकल सोसाइटी का स्थापना किया था मेघनाथ साहा जी। ब्याज भुगतान, रक्षा सेवाएं, सब्सिडी, व्यय की मुख्य मुद्दे हैं। देखिए ये कौन सा व्यय है? घरेलू व्यय, गैर योजनागत व्यय, योजनागत व्यय और अवशिष्ट व्यय। इसका ये कौन सा आंसर क्या हो जाएगा? गैर योजनागत। यानी कि इस सब के लिए, ब्याज भुगतान के लिए, रक्षा सेवाएं के लिए, सब्सिडी के लिए सरकार अलग से कोई योजना नहीं लाती है। यानी ये सब योजना के अंदर ही बात है। यानी जो योजना वाली जो व्यय होती है, जो योजना बनाई जाती है, जैसे कोई भी प्रधानमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना, इस टाइप का जो योजना होता है, योजना के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं योजनागत व्यय। और जो बिना योजना वाली, यानी कुछ चीज के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, उसको गैर योजनागत व्यय। जैसे लोन हो गया, आपका किसी को बोरो किया, उसका पैसा उधार देना है, कुछ सामान बाहर से खरीदना है उसके लिए, ये सब क्या है? अब रक्षा के लिए मिसाइल खरीदना है, ये सब टेक्नोलॉजी लगाना है, ये सब के लिए कोई योजना नहीं लगाया जाता। ये आपका बजट का ही पार्ट होता है। और बजट के चलते इसको गैर योजनागत व्यय पे लाया जाता है। घरेलू ऐसे भी नहीं होगा। योजनागत व्यय अभी बताएं जो सिर्फ योजनाओं के लिए होता है। योजनाओं के लिए जो व्यय किया जाता है उसको योजनागत कहते हैं। और अवशिष्ट ये अन्य में आ जाता है, यानी कुछ एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है उसको अवशिष्ट में रखते हैं।
इसका आंसर क्या होगा? गैर योजनागत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। होली के रंगों का त्यौहार जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है, तो हिंदू माह में कौन सा मनाया जाता है? होली। अब देखो ये अब क्वेश्चन आ गया, तो कुछ क्वेश्चन रहते हैं हलवा क्वेश्चन, ये जनरली हलवा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग से थोड़ा सा हम ये बोलना चाहते हैं, जिसे आप लोग बोलते हैं कि हम स्पीड ज्यादा है, तो एक गूगल में यूट्यूब में ऑप्शन होता है स्पीड का, ठीक है, स्पीड का। अगर देखिए किसी का कमेंट आता है, किसी के बारे में कोई बोलता है कि आपका स्पीड सर ज्यादा है, या कोई बोलता है कि सर आपका स्पीड बहुत कम है। अगर किसी को स्पीड ज्यादा लग रहा है तो वो आपका अपना 0.75x में कर सकते हैं या 0.5x में करके देख सकते हैं, तो उन्हें लिए स्पीड एडजस्टेबल हो जाएगा। किसी को अगर स्पीड कम लग रहा है, अगर धीरे लग रहा है, तो वो अपना 2x या 1.5x में करके देख सकते हैं वीडियो को। तो ये आपके लिए आपका लिए ऑप्शन खुला रहता है। ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आपको ये सुविधा मिलती रहती है, और आपको ये वीडियो हमेशा से फ्री में उपलब्ध करवाई जाएगी और हमेशा फ्री में की जाएगी, ठीक है। होली यहाँ कब मनाया जाता है? होली जनरली हम लोग को मार्च महीने में मनाया जाता है, और जनरली क्या होता है? साल के अंतिम महीना। साल के अंतिम महीना ये वाला साल नहीं, जनवरी फरवरी वाला, साल का अंतिम, हिंदू कैलेंडर से साल का अंतिम महीना होता है फागुन। तो फागुन के दिवस में मनाया जाता है। जैसे हम लोग बिहार में होली को क्या कहते हैं? बिहार में होली को कहते हैं फगुआ, कहते हैं ना बिहारी भाषा में, अरे फगुआ के दिन आए हो। इसी तरह से होली को कहते हैं फगुआ, यानी होली फागुन में मनाया जाता है। चैत्र क्या है? ये हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना है, पहला महीना हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, और ये पहला महीना में चैत्र रामनवमी होती है, नवरात्रि होती है, ठीक है। कार्तिक में आपका कार्तिक चैती होता है, कार्तिक छठ होता है, ठीक है। छठ में होता है जो दिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। कार्तिक में ही आपका कार्तिक से पहले जो आसीन होता है, आसीन में दुर्गा पूजा होता है, ठीक है। तो हमारा भारत में जो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आसीन कार्तिक ये सब बनाया जाता है। जैसे चैत माघ पूस भादो ये सब आता है, उसी तरह से बढ़ते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित में किसानों को खाद्यान्न खरीदता है, ठीक है। अब बोलते हैं भारतीय खाद्य निगम सरकार क्या घोषित करता है? रियायती मूल्य नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको घोषित करता है। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में? इसको बोलते हैं MSP, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सपोर्ट प्राइस, ठीक है। देखिए इसके बारे में एक चीज हमेशा से मिसकंसेप्शन बना है लोगों में कि MSP जारी कौन करता है। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि MSP जारी कौन करता है, कौन करता है, ठीक है। तो देखिए MSP के लिए जारी करने वाला अलग संस्था होती है, और इसके बारे में अनुशंसा देने वाला, सलाह देने वाला, या इसके बारे में योजना निकालने वाला अलग संस्था है। एक संस्था होती है CACP नाम से, CACP, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर फॉर कॉस्ट एंड प्राइस, यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग, लागत मूल्य आयोग ये संस्था होती है। और ये आपका CACP ये किसके अंतर्गत आती है? आर्थिक विभाग के अंतर्गत। सरकार का जो आर्थिक विभाग होता है, वो आर्थिक विभाग के अंतर्गत जो कृषि मंत्रालय है, उस विभाग के अंतर्गत एक विभाग है, उस विभाग के तहत जो जारी करता है वो आर्थिक मंत्रालय, आर्थिक विभाग करता है, जारी करता है। लेकिन जो अनुशंसा देती है वो CACP देती है, कृषि लागत मूल्य। अभी वर्तमान में कितना है? वर्तमान मान लो मिनिमम सपोर्ट, और वर्तमान में MSP कितना खाद्यान्नों में दिया जाता है? खाद्यान्नों वर्तमान में भी 22 खाद्यान्नों में दिया जाता है। 22 खाद्यान्नों नहीं बोले, 22 फसलों में दिया जाता है, 22 फसलों में दिया जाता है, ठीक है। 22 फसलों के लिए MSP जारी करते हैं, मिनिमम सपोर्ट जारी करती है। यानी मान लीजिए सरकार में फसल उगाने से पहले, फसल जब उग जाता है तो सरकार बोलती है कि हम आपका ऐसे चावल है, चावल में मिनिमम सपोर्ट जारी करती है। मान लीजिए सरकार बोल दी कि हम 20 रुपये किलो चावल खरीदेंगे, तो सर आपका मार्केट में क्या कितना भी रेट क्यों ना, मार्केट में 16 रुपये ही क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन सरकार आपसे चावल 20 रुपये में खरीदेगी ही खरीदेगी, ठीक है। तो ये सरकार के द्वारा पहले घोषणा किया जाता है, और पहले घोषणा सरकार कायम रहती है, ठीक है। तो टोटल 22 फसलों में होते हैं। 22 फसलों में कौन होते हैं? 22 फसल में जनरली आपका जो 7 फसल है वो आपका होता है अनाज, 7 अनाज की फसलें होते हैं आपका। फिर उसके बाद 5 दालें होती है, ठीक है, और उसके बाद 7 तिलहन होता है। तिलहन यानी क्या बोलते हैं तिलहन को? अब हम तिलहन को ऑयल सीड, 7 तिलहन फसलें होती है। और बाकी के कितना बच गया? 7 7 14 5 19, और बाकी के 3 जो होते हैं, 3 फसलें हो गए आपका नगदी फसलें। नगदी फसल हो गया, जैसे हो गया जूट, हो गया कपास, हो गया खोपरा, हो गया, इस टाइप का होता है। लेकिन हाँ एक याद रखिएगा, जो गन्ना है, गन्ना जिसको बोलते हैं शुगर केन, ये MSP में नहीं आती, इसके लिए अलग से प्राइस होता है जिसको FRP बोलते हैं। गन्ना के लिए क्या होता है? FRP। इसका आंसर क्या हो गया? न्यूनतम समर्थन मूल्य। अर्धसैनिक बलों के लिए आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है?
तो ये है सैंडर्स ऐप, सैंडर्स, ठीक है, ये गलत हो गया थोड़ा, सैंडर्स ऐप है ये, ठीक है। सैंडर्स ऐप आपका अर्धसैनिक बलों के लिए और संचार के लिए दस्तावेज साझा करने के लिए ऐप बनाया गया है। अर्धसैनिक बल कितने हैं भारत में, ठीक है, टोटल अर्धसैनिक बल को क्या बोलते हैं, अर्धसैनिक बल को बोलते हैं पारा मिलिट्री फोर्स, पारा मिलिट्री फोर्स, पारा मिलिट्री फोर्स या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इसी को बोला जाता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। तो टोटल पारा मिलिट्री फोर्स कितना है भारत में, टोटल पारा मिलिट्री फोर्स है टोटल 6 हैं, 6 कौन कौन से हैं, पहला है सीआरपीएफ, या आप कोई भी ले सकते हो सीआरपीएफ, दूसरा बीएसएफ, तीसरा सीआईएसएफ, चौथा सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, चौथा हो जाएगा आईटीबीपी, पांचवा हो जाएगा आपका असम राइफल, असम राइफल, और छठा हो जाएगा कौन छूट रहा है, एक एसएसबी, ठीक है। सबका अलग अलग काम होता है। अब जैसे सीआरपीएफ है, वो क्या काम करती है, सीआरपीएफ अंदर के जितने कला है, जैसे नक्सली वाले क्षेत्रों में या अंदर के कहीं वाले क्षेत्रों में, वहां पे तैनात रहती है सीआरपीएफ, अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके लिए। बीएसएफ जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है, ये कहां पे होता है, ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आपका भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश में आपका एक्टिव रहते हैं, फ्रंट लाइन में रहने वाले पहले होते हैं सिपाही। सीआईएसएफ ये होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि उद्योगों में जो बड़े बड़े उद्योग हो गया, चाहे एयरपोर्ट हो गया, इस सब में जो तैनात रहते हैं, आप कभी एयरपोर्ट जाइएगा तो वहां पे जो तैनात रहेंगे वो सीआईएसएफ वाले रहेंगे, और कोई नहीं दिखेंगे आपको, ठीक है। आईटीबीपी ये इंडो चाइना बॉर्डर पे रहते हैं, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इंडो चाइना बॉर्डर पे जो रहते हैं उसको आईटीबीपी बोलते हैं। और असम राइफल ये आपका जो रहते हैं म्यांमार बॉर्डर के साथ में, आप देखे होंगे जो लगता है नॉर्थ ईस्ट वन स्टेट है जो 7 सिस्टर स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, उसके साथ म्यांमार बॉर्डर शेयर करती है, और वहां पे कौन रहता है, असम राइफल। और एसएसबी आपका सीमा सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल आपका ये रहता है आपका भारत और नेपाल और भारत और भूटान के साथ में जो बल तैनात रहता है उसको हम लोग बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। तो सभी का अलग अलग कार्य है, सभी का अलग अलग पोस्टिंग है। पारा मिलिट्री फोर्स आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप जीडी जा रहे हैं, जीडी में कांस्टेबल होंगे, कहीं आपका इसमें पोस्टिंग ना हो जाए, ठीक है। इसका हो जाएगा अर्धसैनिक बलों के लिए सैंडर्स ऐप। उसी तरह से प्रहरी ऐप भी अर्धसैनिक बलों के लिए जो पर्सनल इंफॉर्मेशन किया जाता है उसके लिए भी है। उल्लास ऐप ये भी उन लोगों से संबंधित है। आपका उमंग ऐप आपका भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे योजना चलाई जाती है, बहुत सारे जो ऐप है उस सब ऐप का एक जगह कलेक्शन है उमंग ऐप में। देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां प्रारंभ होगा, ठीक है, पहला पनडुब्बी पर्यटन। तो पहला पनडुब्बी का मतलब है जो समुद्र के अंदर चलने वाली जो चीज होती है उसको हम लोग पनडुब्बी कहते हैं, ठीक है। समुद्र के अंदर चलती है ताकि दुश्मनों को या किसी को पता नहीं चल सके और फास्ट में तेजी से गति किया जा सके, ठीक है। इसका उद्घाटन हुआ है, इसका कहां प्रारंभ किया जाएगा, ये द्वारका में किया जाएगा, द्वारिका में। द्वारिका कहां पे है, ये आपका गुजरात में है द्वारिका। और यह किसका तर्ज पे किया गया, इसका जो डिजाइन है या आइडिया किसके तर्ज पे किया गया, ये कर दिया गया टाइटैनिक पे, ठीक है। टाइटैनिक जहाज जो डूबा था, बाद में उसको पर्यटन के लिए बना दिया गया। तो टाइटैनिक जहाज डूबा था, भाई प्यार मोहब्बत में डूबना ही है किसी को, तो टाइटैनिक जहाज डूब गया था। और तो टाइटैनिक जहाज डूबा था, आपको पता है कहां पे, कौन सा ओशियन में डूबा था, ये अंटार्कटिक ओशियन में डूबा था, अटलांटिक ओशियन में डूबा था, ये आपका अटलांटिक ओशियन में डूबा था। अटलांटिक ओशियन में किस लिए डूबा था आपको पता है, अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट तो आपको पता होगा कि दो धाराएं जहां पे मिलती है वो धारा होता है समुद्र वाले क्षेत्र में जहां पे प्लैंकटन का ज्यादा निर्माण होता है। एक धारा, उसी में एक धारा फेमस है, एक धारा आपका लैब्राडोर की धारा, लैब्राडोर क्या धारा है, ये ठंडी धारा है, ठीक है। ठंडी जल धारा में क्या होता है, बहुत बड़े बड़े बर्फ के सिली होते हैं, बर्फ के सिली के टकराने की वजह से ये जहाज डूब गई थी। और ये जहाज डूब जाते हैं, इसलिए इस जहाज के बारे में उसका क्या कहते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए, लोगों को जानने के लिए कि जहाज कैसा था, बहुत सारे लोग जानते हैं। जनरली टाइटैनिक मूवी आई थी उसके चलते फेमस थी, और उसी को देखने के लिए एक पर्यटन उद्घाटन किया था। उसी का थीम पे, उसी का दर्ज पे भारत में भी किया जा रहा है, वो कहां किया जा रहा है, द्वारका में। कहा जाता है पुराणों में या हमारे दंत कथाओं में यह कहा जाता है कि जो भारत का द्वारका है वो क्या था, कृष्ण की नगरी थी। कृष्ण की नगरी एक बहुत ज्यादा सुंदर और खूबसूरत थी जो समुद्र के अंदर डूब गया। उसी के तर्ज पे समुद्र के अंदर ही पनडुब्बी को डुबा के या पनडुब्बी के में ही आपका बनाया जाएगा और बहुत से अच्छा मंदिरों का, और उसको अंदर जाके पर्यटन के लिए दिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये कहां पे किया जा रहा है, गुजरात में किया जा रहा है। अभी हाल ही में इसका न्यूज आया, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी, तो ड्रोन मिशन। ड्रोन क्या होता है जनरली बताइए, ड्रोन आपका होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी विमान पायलट रहित विमान, पायलट
रहित विमान, रहित विमान। इसका जनरली कार्य क्या होता है? ये कार्य होता है निगरानी के लिए, फसलों की देखरेख के लिए, या जनरली सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए किया जाता है। आज देख रहे हैं ड्रोन अटैक बहुत होता है, ड्रोन से ये किया जाता है, ड्रोन से आजकल ड्रोन से कैमरा उड़ाते हैं, शादियों में जाते हैं, ड्रोन का हवा बना रहता है, तो वही चीज है, वही ड्रोन। ठीक है, ये ड्रोन आपका ड्रोन मिशन अभी लॉन्च किया। कौन सा किया है? कौन सा सरकार? ये महाराष्ट्र सरकार की है। महाराष्ट्र सरकार का सीएम कौन है? यहाँ का सीएम है एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या बनाया गया? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी बॉम्बे को, आईआईटी बॉम्बे को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि कौन थे? अब बताइए। महर्षि वाल्मीकि थे जिन्हें रामायण का रचयिता किए थे। रामायण का रचयिता राम भगवान के लिए, तो रामायण का रचयिता थे ये महर्षि वाल्मीकि। और रामायण अभी कहां पे चर्चा में है? अभी वर्तमान में रामायण कहां पे चर्चा है? रामायण यानी राम भगवान से जुड़ा हुआ, यानी राम जी के गुरु थे, राम जी के गुरु और रामायण के रचयिता। राम जी के गुरु उनको नहीं मानते हैं यार, राम रामायण को लिखने वाले थे ये जनरली। ये आपका रामायण का रचयिता थे। और रामायण किस लिए फेमस है? आपका राम भगवान के लिए। और राम भगवान के लिए अभी किसके लिए फेमस है? ये अभी वर्तमान में कहां फेमस है? ये अयोध्या में फेमस है। तो अभी हाल ही में आपका अयोध्या में अयोध्या में जो एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, अयोध्या का एयरपोर्ट, इसको क्या कहा जा रहा है? अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसको महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नाम दिया गया। देखिए हमारा इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जितना भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है या एयरपोर्ट है, लोकल एयरपोर्ट भी, उन सब का अलग नाम दिया गया। और ये नाम दिया जाता है किसी बड़े, या तो फेमस है, या बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, या कोई बड़ा हस्ती रहा है, उसके ऊपर नाम दिया जाता है। जैसे अभी देख सकते हैं मथुरा में अभी कोई एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन मथुरा पहुंचने के लिए आपको आगरा जाना पड़ेगा। ठीक है, आगरा, तो आगरा में जो एयरपोर्ट है, आगरा के एयरपोर्ट का क्या नाम है? आगरा एयरपोर्ट का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कहां पे? वो आपका मुगलसराय में है। उसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहां पे है? वो आपका आगरा में है, आगरा एयरपोर्ट। ठीक है, वाराणसी में किसका एयरपोर्ट है? वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री जी का, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। ठीक है, नोएडा आपका दिल्ली के पास में है। दिल्ली का कौन सा एयरपोर्ट है? दिल्ली में इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा आपका। और नोएडा में ही आपका 2024 के अंत तक एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। उस एयरपोर्ट का क्या नाम है? जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या। निम्नलिखित में किस ग्रह के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, यहां पे देखिए प्राकृतिक उपग्रह क्या होता है? ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले को उपग्रह कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा अर्थ है, अर्थ के चारों ओर कौन सा चक्कर लगाता है? अर्थ के चारों ओर लगाता है मून। तो मून क्या है? प्राकृतिक उपग्रह। इसको क्या कहते हैं? सैटेलाइट या नेचुरल उपग्रह, नेचुरल सैटेलाइट। सैटेलाइट भी दो तरह का होता है, प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है। जो प्राकृतिक होता है, जो क्या बोलते हैं, नेचर में पाया जाता है, उसको प्राकृतिक कहा जाता है। ठीक है, उसी तरह से मंगल में देखेंगे तो मंगल में टोटल कितना उपग्रह है? तो मंगल में 2 उपग्रह है। नाम क्या है? एक है फोमोस और एक है डीमोस। 2 उपग्रह है। बृहस्पति का कितना उपग्रह है? बृहस्पति का उपग्रह है टोटल 95। ठीक है, शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं, 0। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसका है? वो है शनि ग्रह। इसका टोटल अभी तक वर्तमान में जो खोज हुआ है, इसका 146 उपग्रह है। वर्तमान में शुरू में क्या था कि शनि का 81 उपग्रह हुआ करता था। ठीक है, तो उसको पहले आता है। कुछ समय पहले आपका बृहस्पति में खोज हुआ था। बृहस्पति का 60-65 उपग्रह था। खोज होने के बाद में उसका 20-25 खोज हुआ था, जिसकी वजह से बृहस्पति का सबसे ज्यादा उपग्रह माने जाने वाला बृहस्पति हो गया 95 में। लेकिन हाल ही में अभी 1-2 महीना पहले और या कुछ समय पहले आपका शनि के लिए 65 उपग्रहों का, नए 65 उपग्रहों का खोज हुआ, और ये रेस में आगे निकल गया। फिर से बृहस्पति को छोड़ते हुए नंबर 1 का पोजीशन हासिल कर लिया। ऐसे ही आपको हर सबको छोड़ते हुए आपको हमेशा नंबर 1 पे पोजीशन हासिल करना है। और हमारे साथ जुड़े रहिए और हमें फॉलो करते, लाइक करते रहिए और हमारे वीडियो को हमें मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।